अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफ के लिए भी और वैसे लाइफ में भी शॉक का पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम शॉक की डेफिनेशन देखेंगे। तो हमारे पास वो स्टेट होती है शॉक जिसके अंदर ना हमारे पास टिश्यू परफ्यूजन, डिफरेंट टिश्यूज़ को जितनी यानी ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई जा रही है वो इम्पेयर हो जाती है, जिससे आगे फिर हाइपोक्सिया हो जाता है। ठीक है, तो उसके पीछे रीजंस क्या हो सकती हैं? वो या तो कार्डिक आउटपुट डिमिनिश हुआ हो सकता है, या फिर जो हमारा ना अफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड होता है, ब्लड वॉल्यूम होता है ना, वो कम होता है। तो डेफिनेशन क्या होगी फिर कि डिमिनिश्ड कार्डिक आउटपुट और रिड्यूस्ड अफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इम्पेयर्स टिश्यू परफ्यूजन एंड लीड्स टू सेलुलर हाइपोक्सिया। जब स्टार्ट में शॉक होता है तो सेलुलर इंजरी जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, लेकिन प्रोलॉन्ग जब हो जाए तो वो इरिवर्सिबल टिश्यू इंजरी करा सकते हैं, जो कि फैटल हो सकती है। फिर अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ शॉक। अब टाइप्स ऑफ शॉक जो है ना, इसके अंदर 5 टाइप्स होती हैं। 3 मेजर होती हैं, 2 लेस कॉमन होती हैं। कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है हार्ट से रिलेटेड, हाइपोवोलीमिक शॉक यानी वॉल्यूम कम होने की वजह से शॉक, सेप्टिक शॉक यानी सेप्सिस इन्फेक्शन से जो शॉक होता है। फिर न्यूरोजेनिक शॉक यानी आपके पास ना नर्व सप्लाई से कुछ मसला हुआ उससे हुआ है, या फिर एनाफाइलेक्टिक या एनाफाइलेक्सिस से याद रखते हैं तो यानी किसी के एलर्जी की वजह से। कार्डियोजेनिक शॉक क्यों होता है? आपके पास कार्डिक आउटपुट कम हो जाए अगर, उससे कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। कार्डिक आउटपुट किस वजह से कम हो सकती है? आपका जो हार्ट का मायोकार्डियम है ना, उसके जो मायोकार्डियल पंप है वो फेल हो जाए, वो काम ना करे। वो किस किस वजह से काम नहीं करता? 4 वजूहत होती हैं। पहली होती है कि आपके पास वो मायोकार्डियल टिश्यू की खुद की इंट्रिंसिक डैमेज हो जाए, जिस तरह MI के अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हो जाती है। या फिर हो जाए कि आपके पास वेंट्रिकल्स जो है ना वो एरिथमिक हो जाए, यानी उनके आपके पास उनका एट्रिया या आपस में रिदम ही ना हो। ठीक है, और ये कब होता है? जब वेंट्रिकल्स रप्चर हो जाएं। फिर हो जाता है कि बाहर से कोई एक्सट्रिंसिक प्रेशर हो, जिस तरह कार्डिक टेम्पनेट की कंडीशन में होता है। कार्डिक टेम्पनेट में यही तो होता है कि आपके पास हार्ट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा होता है। या फिर आपके पास आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन यानी हार्ट से ब्लड जो जाना है ना पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए, वो आपके पास नहीं जाएगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ये होता है। उसके बाद आपके पास ये जो है ना, ये इससे हमें क्या पता चला कि हार्ट या लंग्स की जो प्रॉब्लम्स होंगी ना वो कार्डियोजेनिक शॉक कराएगी। तो सिनेरियो में हार्ट या लंग की प्रॉब्लम्स होंगी। फिर आ जाता है हाइपोवोलीमिक शॉक। इसमें भी क्या होता है? कार्डिक आउटपुट कम होता है, लेकिन कार्डिक आउटपुट इसमें क्यों कम होता है? या तो आपके पास ब्लड जो है ना उसका काफ़ी लॉस हो गया, या फिर आपके पास ना प्लाज्मा वॉल्यूम का लॉस हो गया। अब ब्लड का लॉस किस तरह हो सकता है? कोई हेमरेज हो जाए कहीं पे भी, उससे हो सकता है। फ्लूइड लॉस किस तरह हो सकता है? बंदे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो, ठीक है, डायरिया हो बंदे को, या फिर स्वीयर बर्न्स हो जाएं, तो या फिर आपके पास कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा हो जाए तो उससे फ्लूइड लॉस हो सकता है। तो ये सारा हाइपोवोलीमिक शॉक के बारे में पढ़ रहा है। इसके अंदर अब क्योंकि हमारे पास फ्लूइड लॉस हो जाता है तो आपकी स्किन जो है ना टेम्परेचर उसका कम हो जाता है, तो कोल्ड क्लैमी स्किन का वर्ड आपको ना मिलेगा इसकी सिनेरियो में। इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह होगी? तो हाइपोवोलेमिक शॉक जो है ना, जब बॉडी के अंदर फ्लूइड कम होगा ना तो आपके पास ना जो हमारे पास ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कैटेकोलामाइंस होते हैं ना वो आएंगे और वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देंगे। उससे क्या होगा कि आपके पास ना होते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो है ना ये आपके पास ना सही से काम नहीं कर पाएंगे। इनका काम होता है कि इन्होंने ना पेरिफेरल जब भी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो पेरिफेरी की तरफ से ब्लड रोक देना होता है और टिश्यूज की तरफ भेज देना होता है। लेकिन जब ये काम नहीं करेंगे तो पेरिफेरल पूलिंग हो जाएगी और ना जहाँ पे पहुँचना था ब्लड वहाँ नहीं पहुँचेगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी। दूसरी तरफ सेलुलर हाइपोक्सिया होगा और एनर्जी डेफिसिट होगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन से आपके पास लैक्टिक एसिड ज़्यादा होता है तो पीएच चेंज हो जाएगा। पीएच जैसे ही कम होता है तो आपके पास सोडियम पोटेशियम पंप ही नहीं काम कर पाते। सोडियम पोटेशियम पंप नहीं काम करेंगे, ना पोटेशियम को अंदर कर रख पाएगा ना सोडियम को बाहर निकाल पाएगा, तो उल्टा हिसाब हो जाएगा, उससे सेलुलर डेथ हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास ना लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज हो जाएंगे। वो क्या करेंगे? वो सर्कुलेशन में जाएंगे और जाके एंडोथीलियम जो होती है ना कैपिलरी थी उसको डैमेज करेंगे और फर्दर डैमेज हो जाएगा। तो इस तरह पूरी की पूरी हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशंस फ्रॉम हाइपोवोलीमिया क्रिएट हो जाएगी। फिर आ जाता है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक जो है इसको पहले हम एंडोटॉक्सिक शॉक भी कहते थे। ठीक है, ये किस तरह? इन्फेक्शन से, कोई भी माइक्रोबियल प्रोडक्ट आया, कोई भी माइक्रोब आया, उससे माइक्रोबियल इन्फेक्शन से जो आपके पास शॉक ना ट्रिगर होता है उसे सेप्टिक शॉक कहेंगे। ये अक्सर आपके पास ना सर्स से ना वो होता है, एसोसिएट होता है। सर्स क्या है? हमारे पास सीवियर सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। ठीक है, यानी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी। इसकी पैथोजेनेसिस जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाजमी देखेंगे। तो ये ट्रिगर जो है ये सर्ज एक और किस किस चीज़ से ट्रिगर हो सकता है? तो ये बर्न, ट्रॉमा या फिर पेंक्रियाटाइटिस से भी आपके पास ट्रिगर हो सकता है। बाकी इसकी डिटेल जो है वो जितना मैंने बताया नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आ जाएगी।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास न्यूरोजेनिक, ये लेस कॉमन होता है। ये आपके पास अगर आपकी जो वेसल्स है ना उसकी टोन जो है ना, जो हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट रहने की उसकी एबिलिटी है ना, वो अगर वेस्कुलर टोन जो है वो कम हो जाए तो न्यूरोजेनिक शॉक हो जाती है। ये कब हो सकता है? एनेस्थीसिया हो जाए या फिर कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए तो उससे आपके पास वेस्कुलर टोन कम हो जाती है, उससे न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। एनाफाइलैक्टिक शॉक जो है, अगर आपके पास सारी जो ये वेसल्स हैं सिस्टेमिक वेसोडाइलेशन उन सब की हो जाए और वेस्कुलर परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए, ये सारा कब होता है? एलर्जी के अंदर होता है। तो ये हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई ना मीडिएटेड होती है ना, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, उसमें पढ़ेंगे जो कि हम इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो ये शॉक की टाइप्स थी और डेफिनेशन थी। थैंक यू।